करते हैं इसी चैप्टर के साथ। तो सॉल्ट सत्याग्रह एक केस स्टडी। अभी हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा। हमने अभी आगे पढ़ा कि कैसे गांधी जी पीपल्स लीडर थे, कैसे वो इतनी जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट हो गए क्योंकि उनका पर्सोना वैसा था, पर्सनालिटी वैसी थी, वो अपने आप को कैरी वैसे करते थे। अब हम सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। केस स्टडी है एक ये, एक और बहुत बड़ा मूवमेंट था। महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन के जब ख़त्म हुआ 1922 फरवरी 1922 में, उसके बाद गांधी जी ने सोशल रिफॉर्म के ऊपर काफ़ी काम करा। मुस्लिम्स को, हिंदूज़ को एक छत के नीचे लाओ, लोअर कास्ट और अपर कास्ट का डिफरेंस मिटाओ, अनटचेबिलिटी, दलित, हरिजन, ऑल दीज, इनके ऊपर काफ़ी गांधी जी ने काम करा, इक्वालिटी फॉर ऑल एंड ये सब चीज़ें। 1928 में ऐसा हुआ कि गांधी जी फिर से सोचने लगे कि यार थोड़ा सा अब पॉलिटिक्स में उतरने की ज़रूरत है, वापस से एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट की ज़रूरत है। और उस ईयर 1928 में क्या हुआ था, एक ऑल इंडिया कैंपेन हुई थी साइमन कमीशन के खिलाफ। ठीक है, साइमन कमीशन क्या था, एक स्टैचुअरी बॉडी थी जो कि इंग्लैंड से आई थी। और वो क्यों आई थी कि कॉलोनी की कंडीशंस के बारे में, उसके बेटरमेंट के लिए लॉज बना सके और इन सब चीज़ों के लिए करने के लिए साइमन कमीशन इंग्लैंड से भेजी थी। तो लोग काफ़ी गुस्सा थे कि आप हमारी कंट्री में रहकर हमारी कंट्री के बारे में लॉज बना रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स, एंड इसमें कोई इंडियंस ही नहीं है, इंग्लैंड से ब्रिटिशर्स हैं, तो अपोजिशन बहुत था। तो इस पर गांधी जी ने खुद ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट इसको अपनी ब्लेसिंग दे दी। और उसी तरीके से बरदोली में 1921 में एक पेजेंट सत्याग्रह हुआ था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी रोल था, उसको लीड कर रहे थे वो बरदोली में 1928 में, उसको भी अपनी ब्लेसिंग दी थी। तो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वो स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे। अब दिसंबर 1922 के एंड में क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपना एनुअल सेशन रखा लाहौर में। ओके, और ये मीटिंग दो रीजंस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला, जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया था, ही वॉज द प्रेसिडेंट नाउ, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, ये क्या मूवमेंट का मतलब हुआ उस वक्त, देखिए जवाहरलाल नेहरू थोड़े यंग थे, तो इसका मतलब अब यंगर जनरेशन जो यूथ थी इंडिया की उस वक्त, अब वो आगे पैटर्न प्रोक्लेमेशन को मतलब अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और अब वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूथ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, यूथ को प्रेसिडेंट बना दिया गया जब। ठीक है, एंड सेकेंड रीजन जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट था वो था प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज, यानी कि दिसंबर 1929 लाहौर के सेशन में ये तय कर लिया गया था कि अब हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और पॉलिटिक्स जो था वो थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव हो गया इंडिपेंडेंस के लिए, और ज़्यादा मतलब पेस अप हो गया। तो 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ, इंडिपेंडेंस डे मनाने का सोचा गया और ऑब्जर्व किया गया, मतलब झंडे लहराए गए, बहुत राष्ट्रीय गान गाए गए, ड्रम्स वगैरह, ट्रेडिशनल वे से काफ़ी सेलिब्रेशंस हुए। तो गांधी जी का यही कहना था कि वो खुद ही कह रहे थे कि 26 जनवरी को अगर हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अच्छे से करें, खुशी से करें, अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, और अगर सभी लोग मिलकर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें तो फिर एक मतलब एक ही टाइम पर, आइडेंटिकल टाइम पर, एक टाइम पर मिलके सभी लोग एक साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें, एक सभी जगहों पर। तो और वो यही कह रहे थे कि यार ये जो है, ये मीटिंग्स, मतलब ये जो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करिए ट्रेडिशनल वे में करना चाहिए, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ एंड ऑल दैट, सेलिब्रेशंस हो, काफ़ी खुशियाँ थी। तो 26 जनवरी 1930 का जो डे था, उस दिन इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व कर लिया गया था। देखिए यही रीज़न था कि 26 जनवरी जो था वो रिपब्लिक डे माना गया था, क्योंकि जो कांग्रेस थी, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका यही था कि 26 जनवरी को हमें इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन 1930 में ऐसा नहीं हो पाया, वो ये जो था इंडिपेंडेंस का, पूर्ण स्वराज का, ये सप्रेस हो गया। तो और फिर बाद में 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, वो अगस्त में मिली। तो ताकि इसकी इम्पोर्टेंस मेंटेन रहे, तो इस दिन 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे ऑब्जर्व करते हैं। तो हम आगे बढ़े, जैसे कि गांधी जी ने खूब कहा कि आप सेलिब्रेशन होना चाहिए एक ही टाइम पर, सारी जगह को एक ही तरीके से, ट्रेडिशनल वे में, इससे वो सेलिब्रेशन जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, और उन्होंने यही कहा, गांधी जी ने कहा कि आप सुबह अपना झंडा लहराओ,
फ्लैग होइस्ट करो और फिर पूरा दिन कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव वर्क करो, या तो स्पिनिंग चरखा चलाओ, या फिर ये दलित अनटचेबल्स की सेवा ध्यान करो, हिंदू मुस्लिम का रीयूनियन, कोई अच्छा काम करो, ये सारी चीज़ें साथ में करो, विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल। नॉट इम्पॉसिबल का ये देखिए दो ऑपोजिट फ्रेज, मतलब कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये करा जा सकता है, ठीक है। और पार्टिसिपेंट्स को ये शपथ दी जाए कि कि सभी इंडियंस एक है, कि अब फ्रीडम उनको मिले, और फ्रूट्स एंड ऑल दैट, एंजॉय फ्रूट्स ऑफ दैट टॉयल, ये सब चीज़ें। तो यही माना जाता था कि अगर कोई गवर्नमेंट किसी लोगों से उनके राइट्स छीन रही है तो लोगों के पास ये और राइट आ जाता है कि वो उसको चेंज कर सके, उसको हटा सके, और वो अपने राइट्स को वापस पा सके। तो ये इस तरीके से 26 जनवरी को खूब सेलिब्रेशंस के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, और गांधी जी ने भी इसमें काफ़ी अपनी ब्लेसिंग्स दी। अब हम बात करते हैं दांडी की। दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, अगेन वेरी पॉपुलर, वेरी इफेक्टिव मूवमेंट, बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, इम्पैक्टफुल मूवमेंट था, लार्ज स्केल पे हुआ था। एंड क्यों हुआ था, उसका रीज़न इसके नाम में ही है, सॉल्ट। क्या हुआ था देखते हैं। जैसे ही ये इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया ना 26 जनवरी 1930 को, तो महात्मा गांधी ने अनाउंसमेंट कर दी, मतलब इतने टाइम तक जो उन्होंने सोशल रिफॉर्म का काम किया था, अब उन्हें लगा कि नाउ इज़ द राइट टाइम। लोगों का सेलिब्रेशन देख के, स्वराज के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए उनके एक्साइटमेंट देख के उन्हें लगा कि नाउ इज़ द राइट टाइम, और गांधी जी ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि अब हम सबसे ज़्यादा डिसलाइक्ड लॉ ब्रिटिश इंडिया का जो है सॉल्ट टैक्स, उसको अब हम अबॉलिश करेंगे। जो ब्रिटिश इंडिया की मोनोपोली है कि वो ही सॉल्ट बनाएगी, उस पर इतना हैवी टैक्स देगी, इतने हैवी दाम में सॉल्ट वो सभी को सप्लाई करेगी, और वो खुद ही बेचेगी, खुद ही बनाएगी, बाकी किसी को अलाउड नहीं है, अब उसको तोड़ा जाएगा। और क्यों गांधी जी ने ये, और क्यों इतना पॉपुलर हुआ ये दांडी मार्च, क्यों गांधी जी ने इसको चूज किया, उसका रीजन यही था कि सॉल्ट एक कॉमन सिंबल था जो हर इंडियन को साथ में जोड़ता था। यार चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो, कोई भी रिलीजन का हो, कितना भी रिच हो, कितना भी पुअर हो, नमक तो सब खाते हैं। एवरी पर्सन कंज्यूम्स सॉल्ट। तो उन्होंने सॉल्ट को एक सिंबल देखा, एक इंडिस्पेंसिबल सिंबल उन्होंने सॉल्ट को ऐसे व्यू किया जो सभी लोगों को साथ में ले आएगी। और सॉल्ट तो भाई ऐसी चीज़ है जो हर घर में मिलेगी विदाउट डाउट। और गांधी जी इससे बहुत वो थे कि कैसे ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी सॉल्ट के ऊपर, कि वो कैसे सिर्फ उन्हीं को, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को ही अलाउड था कि वो ही सॉल्ट उगाएगी, एंड फिर वो ही इतने हाई रेट्स में उस पर टैक्स ऐड करके उसकी कीमत को कई फोल्ड बढ़ा के उसको बेचेगी। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने सोचा कि अब इसके खिलाफ हमें मूवमेंट निकालना चाहिए। ये फोटो देख लीजिए, दांडी मार्च 1930, कैसे ये गांधी जी चल रहे हैं और उनके साथ कैसे उनको फॉलो करते हुए वॉलंटियर्स और फॉलोअर्स उनके चल रहे। कितने सिंपल ड्रेस्ड है, मतलब अगर आपको पता नहीं हो ना कि गांधी जी दिखते कैसे, आप पहचान ही नहीं पाओ कि इसमें से गांधी जी कौन है। दिस वॉज द पावर, ये उनकी यूनिकनेस थी जो लोगों ने, जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। ठीक है। सत्याग्रही इज पिकिंग अप नेचुरल सॉल्ट एट द एंड ऑफ द दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930। ये देखिए, हम ये आगे पढ़ेंगे। अब मोस्ट ऑफ द इंडियन समझ गए कि यार गांधी जी का ये जो ये नया बैटल ले रहे हैं, जो सत्याग्रह ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इसकी सिग्निफिकेंस बहुत थी, बड़े लेवल पे होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज जो था, उन्होंने इस मूवमेंट को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। उन्हें लग रहा था कि गांधी जी इतना इम्पैक्ट डाल नहीं पाएंगे। ठीक है, पहले से ही गांधी जी ने क्या करा था, लॉर्ड इरविन थे, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन उस टाइम पर थे, उनको है ना एक अल्टीमेटम भेजा था जिसमें 11 डिमांड्स थी। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप बता रही हूँ। 11 डिमांड्स थी और एक अल्टीमेटम भेजा था, और उस 11 डिमांड्स में एक था कि सॉल्ट लॉ को अबॉलिश किया जाए, हटा दिया जाए सॉल्ट लॉ को। और ये था, और उन्होंने इस अल्टीमेटम क्या था कि अगर ये हमारी 11 डिमांड्स बाय दिस डेट अगर फुलफिल नहीं की जाती है तो एक सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च किया जाएगा, और उसी के फॉलो करते हुए, उसको ही फॉलो करते हुए एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। इरविन को समझ ही नहीं आया, उसे ये लग रहा था कि इतना कुछ नहीं है और ऐसे थोड़ी ना डिमांड्स मान लेंगे और ये कर लेंगे। तो इरविन ने उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं करा।
वो सिग्निफिकेंस समझ नहीं पाया कि सॉल्ट मार्च जो है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला था। लॉर्ड इरविन ये नहीं समझ पाए, ब्रिटिश राज ये समझ नहीं पाए, तो उन्होंने उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी साबरमती आश्रम से फेमस डांडी मार्च शुरू करी टूवर्ड्स दी ओशन। कहाँ पर? डांडी में। ओके, डांडी जगह का नाम है, एक कोस्ट है गुजरात में, ये कोस्टल प्लेस है डांडी। तो साबरमती आश्रम से डांडी तक उन्होंने ये मार्च शुरू करी, जिसे डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह या सॉल्ट मार्च कहा जाता है। तो 3 हफ्तों के बाद वो अप्रोक्सीमेटली 10 दिन तक चले, हर दिन आई थिंक 24 माइल्स चले, 240 माइल्स तक वो चले, सॉरी। और 3 हफ्तों के बाद वो साबरमती से निकल के डांडी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे, और बीच में वो काफ़ी स्टॉप्स करते थे, मतलब बहुत स्टॉप्स करके स्पीचेस एंड ऑल वो देते थे। एंड जो भी लोग थे, हज़ारों एंड लाखों, मतलब हज़ारों की संख्या में लोग उनको सुनने आते थे, एंड स्पेशली विमेन। अभी तक विमेन का बहुत एक्टिव रोल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन डांडी मार्च के बाद से काफ़ी विमेन भी अपने घरों से आती थी गांधी जी की स्पीचेस सुनने के लिए। तो वो 3 हफ्तों में अब डांडी पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने 1 मुट्ठी सॉल्ट बनाया, मतलब उन्होंने पानी लिया समुद्र का, उसको उबाला, बॉईल किया, जो भी प्रोसेस करी, और उन्होंने 1 मुट्ठी सॉल्ट बनाया। देखिए ये सिंबॉलिज्म है। बात ये नहीं थी कि वो कितना सॉल्ट बना रहे, 1 मुट्ठी नहीं, बात ये थी कि उन्होंने लॉ तोड़ा और उन्होंने सॉल्ट बनाया। तो ही वॉज क्रिमिनल इन द आइज ऑफ द लॉ। और फिर भी जितने और बाकी सत्याग्रह, सिर्फ डांडी में ही नहीं, देश भर में और जितने कोस्टल प्लेसेस थे, हर जगह पर इसी तरीके से मास नंबर्स में लोगों ने ये सॉल्ट लॉ तोड़ा और उन्होंने अपना खुद का नमक बनाया, जो अभी तक इलीगल था। ब्रिटिशर्स के अलावा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा कोई सॉल्ट नहीं बना सकता था। तो आप प्लीज समझिए कि कितना आइकॉनिक और कितना मोमेंटस मोमेंट था ये। इट वॉज सो आइकॉनिक, ये सब चीज़ें कि सॉल्ट बनाना, दिस वॉज सो इम्पैक्टफुल कि ब्रिटिश समझ नहीं पाए थे और उनसे ये गलती हो गई। वाई द सॉल्ट सत्याग्रह? क्यों सॉल्ट क्यों लिया गया, ये हम सोर्स पढ़ लेते हैं। ये गांधी जी ने लिखा। देखिए गांधी जी का कहना था कि क्यों सॉल्ट को एज अ सिंबल लिया गया। तो वो कह रहे थे कि हाउ विकेडली द सॉल्ट टैक्स हैज बीन डिजाइंड। ठीक है, सॉल्ट के टैक्स को कितनी बुरी तरीके से डिजाइन किया गया है कि सॉल्ट की जितनी वैल्यू है उससे 14 टाइम्स ज्यादा तो उसकी वैल्यू से टैक्स लगाया गया। 14 टाइम्स, मतलब गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयज द सॉल्ट इफ इट कैन नॉट सेल इट प्रॉफिटेबली। तो यहाँ पर गांधी जी यही कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सॉल्ट बना रही थी और उसकी वैल्यू से 14 टाइम्स ज़्यादा उसकी वैल्यू पे उसको बेच रही थी। और अगर सॉल्ट बिक नहीं पाता है तो वो क्या करते थे, उसको लोग कम दाम में नहीं बेचेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरा, बट उसको उतने ही प्राइस पे बेचेंगे, उतना ही इकोनॉमिक प्रॉफिट उससे कमाएंगे जितना वो चाहते थे। तो गांधी जी बोलते कि दिस वाज रॉन्ग, ये हमारी नेशनल नेसेसिटी है, सॉल्ट एक नेसेसिटी है और ये नेचर मैन्युफैक्चर करता है। गांधी जी का कहना था कि नेचर इसको विदाउट एफर्ट, समुद्र इसको मैन्युफैक्चर करता है। तो ये तरीका सही नहीं है कि सिर्फ जो ब्रिटिशर्स है, गवर्नमेंट है, सिर्फ वो ही सॉल्ट बनाए और फिर उसको डिस्ट्रॉय करे। दिस वाज नॉट देयर राइट। तो वो यही कह रहे थे कि फ्रॉम उनको पता चला गांधी जी को कि इतने लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो रहा था सॉल्ट का, मतलब गवर्नमेंट कम दाम में नहीं बेचेगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। माउंट्स इफ नॉट टन्स ऑफ सॉल्ट्स आर सेड टू बी डिस्ट्रॉयड ऑन द कोंकण कोस्ट। The same tale comes from Dandi. Wherever there is likelihood of natural salt being taken away by the people living in the neighborhood of such areas for their personal use, salt officers are posted for the sole purpose of carrying on destruction. मतलब जहाँ भी गवर्नमेंट को लगता था कि यार लोग जो है वो नमक खरीद के खुद बेचने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, बनाने के लिए ले जाते थे, तो सॉल्ट ऑफिसर एम्प्लॉय करे गए थे ताकि और कुछ नहीं तो कि उसको डिस्ट्रॉय कर दे। कि अगर आपको घर में काम नहीं है सॉल्ट का, खाना बनाने वगैरह में, सिर्फ उतने सॉल्ट ले जाइए, बाकी आपको सॉल्ट वो डिस्ट्रॉय पूरा कर देंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि वैल्यूएबल नेशनल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जा रही थी at the national expense and salt taken to the out of the mouths of the people. This was very wrong. गांधी जी इससे काफी हर्ट थे एंड इस कारण से सॉल्ट एक ऐसा सिंबल लिया गांधी जी ने जो कि पूरे इंडिया को बांध कर सके। इट डिप्राइव्स द पीपल ऑफ वैल्यूएबल इजी विलेज इंडस्ट्री।
देखिए सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन सकती है, लोगों के प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या, ये सेल्फ रिलायंसी का एक बहुत ही बड़ा सिंबल बन सकती है। तो लोगों से ये छीने जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जब वो इतने हाई लेवल पे सॉल्ट टैक्स लगा रहे थे, इम्पोज करते थे और खुद टैक्स लगा रहे थे। एंड दिस टैक्स रिमेन सो लॉन्ग बिकॉज ऑफ द एपिथी ऑफ जनरल पब्लिक, क्योंकि मजबूरी थी, सॉल्ट तो उनकी नीड है, वो उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये टैक्स हट नहीं पा रहा था। और हाउ सून इट विल बी अबॉलिश डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल। तो ये जो है वो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में ये हमें देखने को मिलता है कि क्यों सॉल्ट को उन्होंने एज अ सिंबल लिया। एक और हम यहाँ कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 49 इसमें देखते हैं, टुमारो वी शैल ब्रेक द सॉल्ट लॉ टैक्स लॉ। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने डांडी में बोला, 6 अप्रैल को ये सब हुआ कि उन्होंने सॉल्ट तोड़ा, 5 अप्रैल को वो डांडी उन्होंने वहाँ पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने क्या स्पीच दी। जब वो साबरमती छोड़े अपने वॉलंटियर्स, अपने कंपेनियंस के साथ पे डांडी पहुंचने के लिए, वो इस बात की ये गांधी जी की स्पीच है कि उनको इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि उनको यहाँ पे आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। उन्हें यही लग रहा था कि यार जैसे ही वो साबरमती से निकलेंगे, सॉल्ट मार्च के नाम पे इतना प्रोटेस्ट करेंगे तो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। और उन्हें यही लगा था कि गवर्नमेंट जो है वो उनको तो अरेस्ट कर लेगी, लेकिन वो सबको तो अरेस्ट नहीं कर सकती ना। उनके साथ इतनी बड़ी लेवल पे, इतनी बड़ी नंबर्स में लोग उनके साथ आ रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो शायद मेरी बाकी पार्टी को जो मेरे साथ चल रहे हैं उनको डांडी तक पहुंचने दे, मुझे अरेस्ट कर लेगी, लेकिन मुझे नहीं पहुंचने देगी, मुझे अरेस्ट करके लेगी, लेकिन डांडी तक मेरे बाकी साथियों को यहाँ तक पहुंचने देगी, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि मैंने गलत किया है तो मैं इस बात के लिए मना नहीं करूंगा, आई शैल नॉट डिनाई द चार्ज, आई हैव डन रॉन्ग बाय द लॉ, ठीक है, एंड दैट आई हैव रीच्ड हियर इज इन नो स्मॉल मेजर ड्यू टू द पावर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। तो गांधी जी यही कहते हैं कि मैं अगर यहाँ तक पहुंचा हूँ तो ये सिर्फ शांति और नॉन वायलेंस की पावर नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, ये पावर यूनिवर्सली लोगों ने देखी है, इस प्रोटेस्ट के थ्रू उसको फील किया है, इसका इम्पैक्ट उन्हें फील हुआ है, और गवर्नमेंट को इस चीज़ की कॉन्ग्रेचुलेशन देनी चाहिए। मतलब कितने इंटेलिजेंटली गांधी जी अपना इस चीज़ को पुटअप करते हैं, और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए इस पे कि उन्होंने मुझे अरेस्ट नहीं किया, कि उन्होंने मतलब उनके पास कि गांधी जी कह रहे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने मतलब वो करा, बट वो ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, हम उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है। इट फेल्ट अशेम टू अरेस्ट सच एन आर्मी, मतलब गवर्नमेंट को ये फील हुआ, उनको इस चीज़ की शर्म आई कि यार इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे अरेस्ट कर ले, ठीक है। इट फेल्ट अशेम्ड टू अरेस्ट सच एन आर्मी, ही इज अ सिविलाइज्ड मैन हु फील्स अशेम्ड टू डू एनीथिंग विद हिज नेबर्स वुड डिसअप्रूव। तो वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि उन्हें इतनी शर्म तो आई, इतनी इज्जत तो उन्हें अपनी पता है कि उन्होंने इतने सारे लोगों को अरेस्ट नहीं किया। कल हम सॉल्ट लॉ तोड़ेंगे और गवर्नमेंट इसको टॉलरेट कैसे करती है कि नहीं करती है, ये अलग क्वेश्चन है। वो टॉलरेट ना करे, वो कुछ इसका रिटेलिएट करे, लेकिन इस बात की बधाइयाँ ज़रूर गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए कि उसने इतना पेशेंस दिखाया और इतना फोरबियरेंस दिखाया इस पार्टी के लिए कि उसने अरेस्ट नहीं करे। एंड व्हाट इफ आई एंड ऑल द एमिनेंट लीडर्स इन गुजरात एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री आर अरेस्टेड, क्या होगा। ये मूवमेंट जो है फेथ के ऊपर बेस्ड है, और जब होल नेशन, जब पूरा कंट्री साथ में आके लड़ेगा ना, तो किसी लीडर की जरूरत नहीं है। वाओ, रियली नाइसली पुट, गांधी जी ने इतनी अच्छी स्पीच दी है, एंड आयरॉनिकली वो गवर्नमेंट को कंग्रेचुलेट कर रही है फॉर नॉट अरेस्टिंग हिम, कि उनको इतनी समझ है, उनको इतनी शर्म है कि उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। तो नॉन कोऑपरेशन जैसे बहुत सारे और तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे। जैसे नॉन कोऑपरेशन में हुआ था कि मेन जो गांधी जी ने बोला था वो तो हुआ था, लेकिन और भी अलग अलग टाइप के प्रोटेस्ट हुए थे, वायलेंस भी हुआ था। तो हर इंडिया के बहुत सारे और स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटेस्ट थे। मतलब स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटेस्ट से कहने का मतलब है कि गांधी जी साबरमती से डांडी जा रहे थे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पर डांडी में सॉल्ट लॉ टूटा, बाकी जगहों पर भी अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट हुए। जो ट्राइबल्स थे, जो कि कॉलोनियल लॉज को, फॉरेस्ट लॉज को नहीं मानते थे, उन्होंने उसको तोड़ दिया, वो फॉरेस्ट में चले गए। ब्रिटिश कोर्ट्स को उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट कर दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टीचर्स ने बॉयकॉट कर लिया, और बाकी जगहों पर सॉल्ट लॉ तोड़ा गया। तो सभी ने अपने अपने तरीके से इसमें योगदान दिया। नॉट एग्जैक्टली सॉल्ट सत्याग्रह, बट सत्याग्रह तो था।
गांधी जी के पैरेलल्स में। और जैसे 1922 में हुआ था, अब गांधी जी के कॉल ने हर इंडियन को एनकरेज किया था, किसी भी क्लास का हो, मिडिल क्लास हो, रिच हो, पुअर हो, ताकि वो अपना डिसकंटेंट कॉलोनियल रूल को बता सके, उनके साथ जाया कर सके कि वी आर नॉट हैप्पी विथ यू, ठीक है। और रूलर्स ने, कॉलोनी, ऐसा नहीं कि कॉलोनी रूलर्स ने भी इसके इसका रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को जेल में बंद कर लिया, अरेस्ट कर लिया, और कम से कम 60,000 इंडियंस को अरेस्ट करा उन्होंने, और गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने लॉ तो तोड़ा था, बाद में ये हुआ था। द प्रोग्रेस ऑफ गांधी जी मार्च जो थी वो ट्रेस की जाती थी सीक्रेट रिपोर्ट से। अब आज के टाइम अगर हम आज में सीक्रेट रिपोर्ट्स पढ़े, पुलिस ऑफिशियल्स जो अपने मूवमेंट को मॉनिटर करते थे, क्लोजली रेगुलेट करते थे, और फिर अपनी फाइल्स में, अपनी रिपोर्ट्स में लिखते थे कि ओके आज गांधी जी यहाँ से यहाँ गए, ऐसा हुआ, उन्होंने ये स्पीच दी, इतने सारे लोग आए, ये हुआ वो हुआ, और क्या क्या कैसे कैसे बॉयकॉट करा, स्कूल्स बॉयकॉट होने लग गए, अलग अलग जगहों पर सॉल्ट बनाया गया। तो ये सब सीक्रेट हमें ऑफिशियल्स में रिपोर्ट्स में देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक विलेज वसना में गांधी जी ने अपर कास्ट से कहा कि अगर तुम्हें स्वराज चाहिए तो तुम्हें उसके लिए अनटचेबल्स को सर्व करना पड़ेगा, तुम्हें उनको फेलो इंडियंस मानना पड़ेगा। तुम अगर उनको डिस्क्रिमिनेट करते रहोगे देन स्वराज नहीं मिलेगा। स्वराज सिर्फ सॉल्ट लॉ हटने से या बाकी टैक्स हटने से या सॉल्ट टैक्स हटने से स्वराज नहीं मिलेगा। वी हैव टू कम टुगेदर फॉर स्वराज। उसके लिए हमें अपने अंदर, अब हमने जो अभी तक इतने गलत करा है उसमें अमेंड करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, हर रिलीजन को, हर क्लास को, हर सोसाइटी को, हर ग्रुप को यूनाइट होना पड़ेगा। ये है स्वराज, ये है एक्चुअल स्वराज, और इससे हमें एक्चुअल इंडिपेंडेंस मिलेगा, ठीक है। जो पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस जो छुप के नजर रख रही थी, स्पाई कर रही थी गांधी जी पर, वो भी बहुत अच्छी तरीके से ये मीटिंग्स अटेंड करती थी, सुनती थी, और मतलब वेरी वेल अटेंडेड, रिपोर्टेड, और यही रिपोर्ट करती थी कि सभी विलेजर्स, विमेन भी इनको है ना अटेंड करती थी। गांधी जी जो बोलते थे, मतलब गांधी जी की स्पीचेस को अटेंड करने के लिए थाउजेंड्स में लोग आते थे, और थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो थे वो गांधी जी की बात मान के उनके कहने पर चल रहे थे। और इनमें कुछ ऐसे फॉलोअर्स भी थे जो कि नेशनल कॉज के लिए उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर लिया। ऑफिशियल्स थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट के, ब्रिटिशर्स थे जो कि गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे। Okay, writing to the government, the district superintendent of police remarked, Mr. Gandhi appeared calm and collected. He is gathering more strength as he proceeds. तो ये बताता है कि गांधी जी की पावर कितनी ज्यादा ब्रिटिशर्स को भी बाद में समझ आई थी, ठीक है। सॉल्ट मार्च का प्रोग्रेस जो है वो और सोर्स से पता चल सकता है। देखिए, हमें ये सीक्रेट रिपोर्ट से तो पता चलता ही है, एक और सोर्स है, और भी है। एक है अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम। अमेरिकन न्यूज मैगजीन ने बहुत क्लोजली इसको रिपोर्ट करा, और उन्होंने गांधी जी के लुक्स को स्कॉन करा। उनको कहा कि स्पिंडली फ्रेम, स्पाइडरी लॉइंस, मतलब पहले तो उनके इस पूरे गेटअप को थोड़ा सा उन्होंने लाइटली लिया, मजाक में जरूर लिया, थोड़ी सी उनकी इंसल्ट की, ठीक है। लेकिन जैसे ही सॉल्ट मार्च की न्यूज जैसे उन तक पहुंची तो उन्होंने गांधी जी को, मतलब इट क्लेम दैट गांधी जी sank to the ground, and at the end of the second day's walking the magazine did not believe the emaciated saint would be physically able to get much further। मतलब पहले दिन, सबसे पहले दिन जो था सॉल्ट मार्च के, उस दिन तो वो ऐसा लगता है कि भाई गांधी जी तो थक के जमीन पे बैठ गए, हार गए। लेकिन दूसरे ही दिन टाइम मैगजीन अपना थोड़ा सा कोर्स चेंज करती है और वो लिखती है कि जितना उनसे एक्सपेक्ट किया गया था वो उतना, और मतलब उससे कहीं ज्यादा वो चल लिया और उन्होंने फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई, ठीक है। ये टर्म्स अगर आप यूज करेंगे एग्जाम में, स्पिंडली फ्रेम, स्पाइडरी लॉइंस, इससे मार्क्स गेन होंगे। अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम ने ये सब रिपोर्ट किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज या हाउ डिड टाइम मैगजीन रिपोर्टेड द सॉल्ट मार्च, गांधी जी कैसे वो करते थे। और एक हफ्ते के अंदर तो उसने पूरा अपना माइंड चेंज कर लिया। मतलब पहले उन्होंने उनके गेटअप का मजाक उड़ाया कि कैसे कपड़े पहन रहे, क्या है। पहले दिन तो उन्होंने बोला कि अरे गांधी जी तो थक के हार ही गए, जमीन पे पड़ गए एंड ऑल दैट। एंड दूसरे दिन से ही थोड़ा सा चेंज आया कि जितना उनसे एक्सपेक्ट किया गया था गांधी जी उससे थोड़ा सा आगे चले गए। और एक हफ्ते के अंदर सॉल्ट मार्च जब एक हफ्ता हुआ उसके अंदर तो टाइम ने लिखा कि गांधी जी हैड मेड द ब्रिटिश रूलर्स डेस्परेटली एंक्शियस।
गांधी जी himself, they now saluted as a saint and statesman who was using Christian acts as a weapon against men with Christian beliefs. बहुत अच्छी तरीके से टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया और द टाइम मैगजीन, अमेरिकन न्यूज मैगजीन themselves were impressed with गांधी जी. तो इंटरनेशनल और ज़्यादा फेम गांधी जी को मिल गई. ये फोटो डिस्कस कर लेते हैं. आफ्टर महात्मा गांधी इज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन जनवरी 1931, कांग्रेस लीडर्स मेट एट इलाहाबाद टू प्लान द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. हम राइट टू लेफ्ट यहाँ पे देख सकते हैं. ये हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, जमनालाल बजाज बैठे हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए हैं, यहाँ पर गांधी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे महादेव देसाई बैठे हुए हैं, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए हैं. एंड ये सब चीज़ें हम इन लोगों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन लोगों को हम देख सकते हैं.